हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 38। आदित्य और अनामिका की जिंदगी में ये बड़ा मोड़ आया था। अनामिका को पाने और अपने प्यार को सही साबित करने के लिए आदित्य ने अमर की सभी शर्तें मान ली। वह जीजू और आकाश के साथ घर चला आया। उसका मन अब शांत था और एक उम्मीद थी कि अनामिका अब उसकी है। लेकिन जीजू और आकाश कहीं न कहीं घबरा रहे थे कि आदित्य इतनी जल्दी ये सब कैसे करेगा। घर आकर आदित्य राधा से मिला और उन्हें सारी बातें बताई तो राधा ने कहा, अमर इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को परेशान क्यों कर रहा है। माँ वो गलत नहीं है, एक हद तक उनका सोचना सही है। जब मैं अनामिका से 2 दिन दूर नहीं रह पाया तो उन्होंने तो पूरे 23 साल उसके बिना निकाले हैं। तकलीफ तो होगी ही ना उनको, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा माँ। उन्होंने वादा किया है वो अनामिका को मेरे साथ भेज देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी वो सारी शर्तें पूरी करनी होगी। कैसी शर्त? राकेश जी ने पूछा। आदित्य ने राधा और राकेश को अमर की शर्त के बारे में बताया। राकेश और राधा ने सुना तो परेशान हो गए और फिर राधा ने कहा, लेकिन ये सब करेगा कैसे? उनकी बराबरी करना आसान नहीं है, वो करोड़ों के मालिक हैं। ऐसी अजीब शर्त क्यों रखी उन्होंने? हमारे पास इतना सब तो है कि अनामिका को भविष्य में यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। वो मुझे आजमाना चाहते हैं पापा। मुझे नहीं लगता कि ये सब उन्होंने पैसों के लिए या फिर मेरी हैसियत जानने के लिए कहा है। वो देखना चाहते हैं मैं अनामिका के लिए क्या कर सकता हूँ, और मैं करूँगा पापा। मैं वो सब करूँगा जिससे अनामिका मेरी हो जाए। आज तुझे देखकर लग रहा है जैसे मेरा बेटा बड़ा हो गया है। पापा, मैं आपका और माँ का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। मेहनत करूँगा और उस मुकाम तक जरूर पहुँचूंगा। बस आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहिए। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, राकेश ने कहा। आदित्य को पहले जैसा पाकर राधा खुश थी। रात के खाने के समय सभी मौजूद थे। आदित्य की नज़र सामने खाली पड़ी कुर्सी पर चली गई जहां अनामिका बैठा करती थी। वह एकटक उस कुर्सी को निहारता रहा। जीजू ने देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत जल्द वो हम सबके साथ होगी। राधा ने सबके लिए खाना लगा दिया। सभी खाना खाने लगे। बड़ी मुश्किल से खाना आदित्य के गले से नीचे उतरा। खाना खाकर आदित्य ऊपर चला आया। चलते हुए नजर अवनी के कमरे की ओर चली गई। आदित्य की आंखों के सामने अनामिका का चेहरा आ गया। अनामिका की कमी उसे खल रही थी। वह चुपचाप बालकनी की ओर चला आया। अंधेरा हो चुका था। ठंड बढ़ने लगी थी। आदित्य आसमान को देखते हुए अनामिका के साथ बिताए पलों के बारे में सोच रहा था। ठंडी हवा का झोंका जब उसे छूकर गुजरा तो आदित्य ने अपनी आंखें मूंद ली। महसूस किया जैसे अनामिका उसके पास ही है और उससे कुछ कहे जा रही है। आदित्य ने जैसे ही आंखें खोली वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें नम हो गईं। वह अपने कमरे में चला आया। कमरा व्यवस्थित था, शायद राधा ने करवाया सोचकर आदित्य बिस्तर पर लेट गया। उसका मन अनामिका की यादों में उलझता गया और वह नींद के आगोश में चला गया। उधर अनामिका जो कुछ हुआ उससे बहुत दुखी थी। उसने सोचा नहीं था उसके पापा आदित्य के सामने ऐसी शर्त रखेंगे। अनामिका घुटनों में सर छुपाए बैठी रही कि सौंदर्य उसके कमरे में आई और आकर उसके बगल में बैठ गई। अनामिका को रोता देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने अनामिका के सर पर अपना हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, अनामिका। अनामिका ने गर्दन उठाकर देखा। सामने सौंदर्य बुआ थी। अनामिका ने अपने आंसू पोंछे और कहा, आप यहाँ? उठो, कहते हुए बुआ ने उसे उठाया और बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। अनामिका बिस्तर पर बैठी तो बुआ उसके पास बैठकर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हमें ये सब नहीं चाहिए। कुछ सही नहीं हो रहा हमारे साथ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ अनामिका। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारे मन पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पर तुम हिम्मत मत हारो। मुझे पूरा यकीन है वो लड़का जरूर आएगा। अनामिका खामोश हो गई तो बुआ ने अपने साथ लाई खाने की प्लेट अनामिका क्यों करते हुए कहा, लो खाना खा लो। हमें भूख नहीं है। अपनों से लड़ने के लिए ताकत और हिम्मत की भी तो जरूरत होगी ना अनामिका। खा लो, तुम खुश रहोगी तो वहाँ आदित्य भी खुश रहेगा। मुस्कुराते हुए उसका इंतजार करो ना कि उसके जाने के गम में खुद को तकलीफ दोगी तो दर्द उसे भी होगा, सौंदर्य ने कहा तो अनामिका उसको देखने लगी। अनामिका को अपनी ओर देखता पाकर उन्होंने कहा, ऐसे दुखी रहकर आधी बाजी तो तुम पहले ही हार जाओगी।
जब तक आदित्य वापस आता है तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो अनामिका। ये घर, यहाँ के लोग सब तुम्हारे हैं, उन्हें जान पहचान सकती हो। तुम्हारे पापा जिन्होंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया, उनके बारे में और अच्छे से जान सकती हो। हमें नहीं जानना उनके बारे में, वो बहुत बुरे इंसान हैं, नफरत करते हैं हम उनसे। उन्होंने आदित्य जी को कितना दुख पहुंचाया है। उन्होंने ऐसा क्या किया, उनकी क्या गलती है बताइए। उसकी गलती है उसका घमंड। अमर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो अनामिका उठकर उनके सामने आई और कहा, आप उन्हें समझ ही नहीं पाए, वो कितनी अच्छी इंसान है आप नहीं जानते। और आप अपने पिता को नहीं समझ पाई। हमने सुना आप हमसे नफरत करती हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमने उस लड़के को हमारी बराबरी करने को कहा। नहीं, हम आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आपकी वजह से हम हमेशा अपनी माँ से दूर रहे। हम आपसे नफरत करते हैं क्योंकि राधा माँ से बदला लेने के लिए आपने आदित्य जी के साथ गलत व्यवहार किया। हम आपसे नफरत करते हैं क्योंकि अपने अहम की वजह से आपने दो प्यार करने वाले को दूर कर दिया। इसके बाद भी जब आपका मन नहीं भरा तो हमारे और उनके बीच कभी न भरने वाली पैसों की खाई खोद दी आपने। इतना सब करने के बाद आप खुद को अच्छा इंसान कैसे कह सकते हैं? हाँ, नहीं है हम अच्छे इंसान, हमने वही किया जो एक पिता करता है। आप हमारी बेटी हैं और आपको ऐसे ही किसी के साथ जाने नहीं दे सकते। अगर वह सच में आपको अपनी जिम्मेदारी समझता है तो वह जरूर वापस आएगा। लेकिन राधा माँ की इन सब में क्या गलती थी? उन्हें क्यों परेशान किया आपने? हमने किसी को परेशान नहीं किया है अनामिका। राधा से हमने वो मांगा जो हमारा था। उस लड़के ने सबके सामने हमारी कॉलर पकड़ी तो हमने उसे जेल भेज दिया। एक पिता होने के नाते एक अच्छे घर में आपका रिश्ता तय किया और जब आपने उनके साथ जाने की बात कही तो हमने उन्हें जिम्मेदार बनने को कहा। आप बताइए कहाँ गलत हैं हम? अनामिका को एहसास हुआ कहीं न कहीं अमर अपनी जगह सही थे। अनामिका इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई तो अमर ने कहा, सालों पहले जो गलती हमने की वो फिर से नहीं दोहराना चाहते अनामिका। उम्मीद है कभी तो आप हमें समझोगी। उस दिन का हम इंतजार करेंगे। उस लड़के से हमने जो वादा किया है वो हम जरूर निभाएंगे, अगर वक्त पर उसने अपना कहा पूरा किया तो। रात बहुत हो चुकी है, खाना खा लीजिए। अमर वहां से चला गया। अनामिका ने खाना खाया और बुआ की गोद में सर रख कर लेट गई। बुआ उसका सर सहलाते हुए उसे बीते वक्त की बातें बताने लगीं, जिन्हें सुनकर अनामिका को अच्छा लग रहा था। देर रात उसे नींद आ गई। बुआ भी उसे सुलाकर उसके बगल में लेट गई। अगली सुबह अमर को सबने समझाया कि आदित्य को अपना लें, लेकिन अमर ने सबको अपना कठोर फैसला सुना दिया। घर के सभी सदस्य एक एक करके वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल गए, पर जाने से पहले सब अनामिका से मिले और उसे ढेर सारे कीमती तोहफे दिए। उन सबको अमर ने अनामिका से मिलने के लिए बुलाया था और सबको वापस भी जाना था, इसलिए अनामिका ने उनसे रुकने की ज़्यादा जिद नहीं की। बुआ को कुछ दिन के लिए अमर ने अनामिका के खातिर वहीं रोक लिया। इतने बड़े घर में सिर्फ अमर, अनामिका, बुआ और कुछ नौकर बचे थे। अनामिका अब इस घर में अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने जा रही थी। सबके जाने के बाद अपने कमरे में आई तो 4 नौकर वहां पहले से खड़े थे। एक के हाथ में कुछ जोड़े आलीशान कपड़े थे, एक के हाथ में गहनों के डिब्बे, एक के पास जूतों और सैंडलों का सेट था और आखिरी के पास एक बड़ा सा डिब्बा जिसमें अनामिका की जरूरतों का सारा सामान था। अनामिका ने उन्हें देखा तो उनमें से एक ने कहा, ये मालिक ने आपके लिए भिजवाया है, आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। ये सब सामान वापस ले जाइए और उनसे कहिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। चारों वापस चले गए। कुछ देर बाद ही अमर वहां आया और कहा, हमने जो सामान आपके लिए भेजा उसे आपने वापस भेज दिया क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। ये सब देकर अगर आपको लगता है आप हमारा भरोसा जीत लेंगे तो आप गलत सोचते हैं। नहीं चाहिए हमें ये ऐशो आराम की ज़िंदगी, मत लीजिए, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, अमर ने कहा और वहां से जाने लगा तो अनामिका ने कहा, हमारा सामान आदित्य जी के घर में है, क्या हम वो ला सकते हैं? आप खुद नहीं जाएंगी, अमर ने कठोरता से कहा। उसकी नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी बुआ ने कमरे में आते हुए कहा, अनामिका नहीं जा सकती, मैं तो जा सकती हूँ ना, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बस अनामिका उस घर में नहीं जाएगी, कहकर अमर वहां से चला गया। बुआ अनामिका के पास आई और कहा, मैं तुम्हारे लिए जाऊंगी, तुम बताओ कुछ भेजना है आदित्य के लिए? हम उन्हें देखना चाहते हैं, हमारी हर सुबह की शुरुआत उन्हें देखने से होती थी।
तुम तो जानती हो अमर तुम्हें वहाँ नहीं जाने देगा, और कहीं तुम्हारे जाने से परेशानियाँ और बढ़ जाएं। मैं चली जाती हूँ। तुम्हें कुछ कहना हो तो बता दो, मैं उसे कह दूंगी। बुआ ने प्यार से अनामिका को समझाते हुए कहा। अनामिका की आंखों में आंसू बहकर गालों पर आ गए। वो आज इतनी मजबूर थी कि आदित्य से मिलना भी नसीब नहीं हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने गले में पहना एक काला धागा निकालकर बुआ को देते हुए कहा, बुआ आप ये उन्हें दे देना। आदित्य जी खुद को लेकर बहुत लापरवाह है ना। वो अपने बारे में सोचते हैं, ना ही प्रार्थना में उनका विश्वास है। ये धागा उनकी रक्षा करेगा। और राधा माँ से कहना कि हमें माफ़ कर दें। अनामिका से ये सब ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। बुआ मुस्कुरा दी और उसके हाथ से धागा लेकर कहा, जिसे तुम्हारे जितना प्यार करने वाली प्रेमिका मिली हो उसे कुछ नहीं हो सकता। एक काम और कर देंगी हमारा। हाँ बताओ। आते वक्त उनकी एक तस्वीर ले आएंगी हमारे लिए। जरूर, बुआ ने अनामिका का गाल छूकर कहा और वहां से चली गई। अनामिका मन ही मन में आदित्य के लिए प्रार्थना करने लगी। बुआ ड्राइवर के साथ घर से निकल गई। उधर आदित्य जब उठा तो बहुत खालीपन महसूस कर रहा था। आंखें मसलते हुए कमरे से बाहर आया। सुबह के 11 बज रहे थे। किसी ने उसे उठाया तक नहीं था। जैसे ही कमरे से बाहर आया, नजर अपने आप अवनी के कमरे की ओर चली गई। आदित्य उदास आंखों से एकटक उस कमरे को देखता रहा। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका वहां से निकल कर आएगी। कुछ देर बाद गाड़ी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने पलटकर बालकनी को देखा। एक आलीशान गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। आदित्य नीचे चला आया। नीचे हॉल में दादू और जीजू बैठकर चाय पी रहे थे। पापा और आकाश ऑफिस जा चुके थे। राधा किचन में थी। अवनी और नीता बाहर गार्डन में थी। गाड़ी से सौंदर्या उतरी और घर के अंदर चली आई। उसे देखकर अवनी और नीता उनके पास चली आई। सौंदर्या ने उनसे आदित्य के बारे में पूछा तो दोनों उन्हें लेकर अंदर चली आई। सौंदर्या जैसे ही अंदर आई, राधा और बाकी सब घर वाले उसके पास चले आए। राधा ने उन्हें नमस्ते कहा और कहा, आप? माँ, मैं इन्हें जानता हूँ, ये अनामिका के बुआ जी हैं। आदित्य ने उन्हें देखकर कहा, अरे तो फिर आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए ना। राधा ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा। राधा सोफे पर आ बैठी। दादू और जीजू को उन्होंने नमस्ते किया। राधा उसके पास आई और कहा, मैं आपके लिए चाय या कॉफ़ी कुछ ले आती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं दरअसल किसी ज़रूरी काम से यहाँ आई हूँ। घबराइए मत, मैं यहाँ अनामिका का सामान लेने आई हूँ। कैसी है अनामिका? राधा ने बेचैनी से पूछा। अच्छी है, आप सबको बहुत याद करती है। राधा की आंखों में नमी तैर गई तो सौंदर्या ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, दिल छोटा मत कीजिए, इस घर की अमानत उस घर में सुरक्षित है। बहुत जल्द वो इस घर में वापस आएगी। सौंदर्या की बातें सुनकर राधा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने आंखों के किनारे पहुंचते हुए कहा, हम सब उसके आने का इंतजार करेंगे। सौंदर्या ने कुछ देर सबसे बातें की और फिर आदित्य से कहा, अनामिका का कमरा कहाँ है? मैं उसका सामान ले लेती हूँ। जी आइए, आदित्य ने कहा तो सौंदर्या उठकर उसके साथ चल दी। सौंदर्या ने जानबूझकर आदित्य से कहा ताकि अनामिका का संदेश उस तक पहुंचा सके। आदित्य उन्हें लेकर अवनी के कमरे में आया जहां अनामिका रहती थी। आदित्य ने बैठने के लिए सौंदर्या को कुर्सी दी और खुद ही अनामिका का सामान पैक करने लगा। उसने सूटकेस में उसके कपड़े, किताबें, उसका जरूरी सामान रखा। कबर्ड से सारा सामान उसने पैक कर दिया। कबर्ड का ड्रावर खोला तो उसमें घुंघरू वाली पायल रखी थी। आदित्य ने उन्हें अपने हाथ में लिया तो उसे वो सुबह याद आ गई जब अनामिका उन्हें पहनकर घूम रही थी और आदित्य ने डांट दिया था। वह एकटक उन्हें निहारता रहा तो सौंदर्या ने पूछा, ये भी अनामिका की हैं? जी हाँ, आदित्य ने उन्हें पैकेट में डालते हुए कहा और फिर उसे भी बाकी सामान के साथ सूटकेस में रख दिया। आदित्य ने सब सामान रखा, बस दीवार पर लगी अनामिका की वो 3 फोटो फ्रेम जो उसने अनामिका को भेजी थी वो नहीं उतारी। आखिर कुछ तो निशानी रहनी चाहिए थी ना इस घर में उसकी। आदित्य उन तस्वीरों को देख रहा था तो सौंदर्या उठी और उसके पास आकर कहा, अपना हाथ आगे करो। आदित्य ने अपना हाथ आगे कर दिया तो सौंदर्या ने अनामिका का दिया धागा आदित्य के कलाई पर बांधना शुरू कर दिया और बांधकर कहा, यह अनामिका ने मुझसे तुम्हें देने को कहा था। उसका मानना है यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। सौंदर्या की बातें सुनकर आदित्य की आंखों में नमी उतर आई। उसने भीगी आंखों से सौंदर्या की ओर देखा तो उन्होंने उसके गाल को छूकर कहा,
वो इन धागों में बहुत यकीन रखती है और तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करती है। आदित्य ने चेहरा घुमा लिया। सौंदर्या के सामने वह रोना नहीं चाहता था। आदित्य को देखकर एक पल के लिए उसका भी दिल पसीज गया। उसने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा, दोनों के दोनों पागल हैं, खुद भी रोते हो और सामने वालों को भी रुला देते हो। अच्छा सुनो, अनामिका को तुम्हारी एक तस्वीर चाहिए और हमें देर हो रही है, सूटकेस भारी होगा, प्लीज इसे नीचे तक पहुंचा दो। हाँ चलिए। दोनों अनामिका के सामान के साथ नीचे चले आए। तब तक राधा सौंदर्या के लिए नाश्ता लगा चुकी थी। राधा और बाकी घर वालों के जिद करने के बाद सौंदर्या ने नाश्ता किया। राधा ने अनामिका के लिए अपने हाथों से बने लड्डू और नमकीन डिब्बे में रखकर सौंदर्या को थमा दिए। सभी उसे गेट तक छोड़ने बाहर आए। सौंदर्या चली गई। आदित्य अंदर चला आया और उदास सा आकर सोफे पर बैठ गया। जीजू उसके पास आकर बैठे और कहा, चेहरा क्यों उतरा है? ऐसे ही। चलो। कहाँ? आदित्य ने हैरानी से पूछा। अनामिका से मिलने। जीजू ने उठते हुए कहा। आदित्य ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस बैठाते हुए कहा, भूल गए उसके पापा ने क्या कहा था? अगर मैं उससे मिला तो कहीं ये परेशानियां और न बढ़ जाएं। इतनी फिक्र है तुम्हें उसकी? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? खुद से भी ज़्यादा फिक्र है मुझे अनामिका की। अच्छा तो सोचो, अगर अनामिका यहाँ होती और तुम्हें इस हाल में देखती तो क्या उसे अच्छा लगता? नहीं ना। देख आदित्य, उसके पापा को तू चैलेंज करके आ चुका है, पर जब ऐसे मर मर कर ही उस चैलेंज को पूरा करना है तो क्या फ़ायदा? जैसे तुमने सबके सामने अनामिका को अपना कहा, वैसे ही अब उसके पापा का दिल जीत, तब मज़ा आएगा, पर ये सड़ी हुई शक्ल लेकर नहीं। आदित्य मुस्कुराने लगा। वह समझ गया था कि ये क्या बोल रहे हैं। आदित्य उठा और जैसे ही जाने लगा, रघु बाहर से आया और एक लिफाफा आदित्य को देकर कहा, आदित्य बाबा, ये आपके लिए आया है। आदित्य ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसकी खुशी चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने वो लेटर जीजू को बढ़ा दिया। जीजू ने जैसे ही लेटर देखा, खुशी से उछल पड़े और कहा, आदित्य, ये तो तेरे एंट्रेंस का रिजल्ट है, तूने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। हाँ, आदित्य ने खुशी से कहा। उसकी आंखों के सामने अनामिका का चेहरा ही आ रहा था। वो एक खबर सुनती तो कितनी खुश होती। जीजू ने उसे गले लगाया और बधाई देते हुए कहा, सब तेरी मेहनत का फल है। आदित्य ने अपना हाथ उठाया और कलाई पर बंधे उस धागे को देखते हुए कहा, कुछ असर उनकी प्रार्थनाओं का भी है जीजू। सौंदर्या घर पहुंची। उसने अनामिका का सामान उसके कमरे में रखा और चहकते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ खास है। क्या? तुम्हारी राधा माँ के हाथ से बने लड्डू। सौंदर्या ने लड्डू का डिब्बा आगे करते हुए कहा। अनामिका ने डिब्बा लेकर अपने नाक के पास लाई। वही महक थी। इस घर में आने के बाद पहली बार उसके होंठों पर सौंदर्या ने मुस्कुराहट देखी थी। उसे मुस्कुराता देखकर उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती हो तुम। अनामिका ने उनकी ओर देखा और कहा, यह हमारे लिए है। हाँ, सब तुम्हारे लिए है, तुम रख लो। अगले ही पल अमर कमरे में दाखिल हुआ। उसने अनामिका के हाथ में लड्डू का डिब्बा देखा तो उन्होंने सौंदर्या से कहा, उस घर का बना कोई भी सामान इस घर में लाना मना है। अनामिका ये सब नहीं खाएगी, उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें। अनामिका ने उनकी बात सुनी तो उसमें से एक लड्डू उठाया और अमर को देखते हुए खाने लगी। अमर कुछ नहीं कर पाया, बस अनामिका को देखता रहा। आदित्य ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था। ये जानकर सभी घर वाले और आदित्य बहुत खुश था। वह जीजू के साथ दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ अमर की शर्त को पूरा करने का ख्याल चल रहा था। दूसरी तरफ अनामिका और अमर के बीच एक शीत युद्ध शुरू हो चुका था। अमर अनामिका को जितना आदित्य से दूर करने की सोचते, अनामिका उतनी ही आदित्य के करीब होने का एहसास उन्हें दिला रही थी। उसी शाम आदित्य जीजू के साथ दिल्ली के लिए निकल गया। जीजू साथ में थे, इसलिए दोनों का सफ़र अच्छे से कट रहा था। बुआ के समझाने के बाद अनामिका को उनकी सारी बातें सही लगी और वह सब भूलकर अपने आगे के कामों के बारे में सोचने लगी। अगली सुबह बुआ अपने घर चली गई। उनके पति की तबीयत खराब होने से उन्हें अचानक जाना पड़ा। अनामिका को उनके जाने का दुख हुआ, क्योंकि इस घर में एक वही तो थी जिससे अनामिका थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। बुआ चली गई। अनामिका फिर से अकेली हो चुकी थी। उसने अपना सामान, अपने कपड़े जमाए और कमरे से बाहर चली आई। अमर का शहर में खुद का बिजनेस था, लेकिन कुछ दिनों से वह अपने काम को देख नहीं पाए थे। मैनेजर के फ़ोन आने पर अमर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। अनामिका नीचे हॉल में सोफे पर बैठी कोई किताब पढ़ने में बिजी थी।
अमर जैसे ही जाने लगे उसकी नज़र अनामिका पर पड़ी और उन्होंने नौकर से कहा, ध्यान रहे ये घर से बाहर ना जाए। चिंता मत कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, राजपूत हैं और जवान दी है आपको। बाकी लड़कियों की तरह रोना धोना, खाना ना खाना, इस सब में हम अपना वक्त बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हमें भरोसा है वो हमें लेने जरूर आएंगे। तब तक हम यही हैं, अनामिका ने सहजता से कहा। अमर ने सुना तो वहां से चले गए। आदित्य जीजू के साथ दिल्ली पहुंचा। घर पहुंचकर वह तनु और काव्या से मिला। फ्रेश हुआ जीजू के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। यूनिवर्सिटी आकर आदित्य ने सभी फॉर्मेलिटी पूरी की और एडमिशन लिया। वहां आदित्य को पता चला कि फीस 4 लाख रुपए है। एक पल के लिए वह थोड़ा परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर जीजू ने कहा, टेंशन मत लो साले साहब, मैं अपने दोस्त से बात करके करवाता हूँ कुछ अरेंजमेंट। दोनों घर आ गए। आदित्य के पापा के पास पैसों की कमी नहीं थी। वह एक फ़ोन करता तो फीस से दुगनी रकम उसे मिल जाती, लेकिन अमर की शर्त के अनुसार उसे किसी की मदद नहीं लेनी थी। घर पर जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तो जीजू उसके पास आए और कहा, आदित्य तुम्हारी फीस का इंतजाम मैंने कर दिया है, कल कॉलेज जाकर जमा करवा देना। नहीं जीजू, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? और हमारे बीच तेरा मेरा कब से होने लगा? आप तो जानते हैं ना अनामिका के पापा ने क्या कहा था। ऐसे आपसे पैसे लिए तो धोखा हुआ ना। अरे पर वो कौन सा देखने आ रहे हैं तुम्हें? 2 दिन बाद से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत है आदित्य। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना जीजू, मुझे ये सब अपनी मेहनत से करना है। किसी की मदद लेकर मैंने अगर उनकी शर्त को पूरा किया तो अनामिका से नज़र नहीं मिला पाऊंगा। आदित्य ने वहां से उठते हुए कहा। जीजू को आदित्य का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। तो कल मुझे उसके साथ कॉलेज के ऑफिस में मिल, मैं करता हूँ कुछ, कहकर जीजू के दोस्त ने फ़ोन काट दिया। रात के समय भी आदित्य चुपचाप था तो तनु ने कहा, आदित्य जब इतना सब कुछ हो चुका है तो पीछे मत हटना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूँ मामू। छोटी काव्या ने प्यार से आदित्य से कहा। काव्या को देखकर आदित्य मुस्कुरा उठा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। आदित्य की गोद में आकर काव्या ने आदित्य के गाल खींचते कहा, मामू आप ऐसे सेट से अच्छे नहीं लगते, मुझे आपकी स्माइल पसंद है। आदित्य ने काव्या के गाल पर किस किया और कहा, और मुझे तुम। चलो अब खाना खाते हैं। तनु ने सबको खाना परोसा और फिर सभी साथ मिलकर खाने लगे। देर रात तक जीजू और तनु आदित्य के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे और उसे समझाते रहे कि उसे ये 3 साल कैसे निकालने हैं। आदित्य उनकी बातें सुनते सुनते ही सो गया। तनु ने उसके सर के नीचे तकिया लगाया, उसे कंबल ओढ़ाया और कमरे की लाइट बंद करके सोमित के साथ बाहर चली आई। दोनों अपने कमरे में आए। काव्या सो चुकी थी, उसकी कंबल साइड में थी तो तनु ने उसे ओढ़ाया तो नजर सोमित पर चली गई जो कि किसी सोच में डूबा हुआ था। उसे सोच में डूबा देखकर तनु ने कहा, क्या बात है सोमित, कुछ परेशान हो? तनु, ऐसा क्यों होता है कि 2 प्यार करने वाले दुनिया से कुछ नहीं मांगते सिवाय एक दूसरे के साथ के, फिर भी उनके एक होने पर इतनी परेशानी क्यों? आदित्य एक होनहार, जिम्मेदार और अपनों की परवाह करने वाला लड़का, फिर भी हर बार उसे किसी न किसी से गहरी चोट मिलती है। अनामिका, अगर मैं कहूँ वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है तो शायद गलत नहीं होगा। वो हर इंसान का भला सोचती है, उनका भी जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, लेकिन फिर भी कोई न कोई उसकी आंखों में आंसू दे जाता है। जीजू ने इमोशनल होकर कहा। तनु सोमित के पास आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, क्योंकि सच्चे प्यार में अक्सर यही होता है सोमित, उनका साथ होना किसी को गवारा नहीं होता। लेकिन अनामिका और आदित्य को मिलना होगा तनु, इन दोनों ने एक दूसरे के लिए जितना दर्द सहा है उसके बाद भी अगर ये नहीं मिले तो मैं समझूंगा मोहब्बत नाम की चीज होती ही नहीं है। वो लैला मजनू, हीर रांझा सब झूठ हैं, फरेब हैं। वो दोनों एक ही हैं सोमित, और तुम देखना सोमित बहुत जल्द से ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, आदित्य को जब परेशान देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है, मेरा बच्चा भी है। मैं उसे हारने नहीं दूंगा तनु, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू तनु, तुम थक गई होगी, चलो सो जाओ। तनु और सोमित दोनों सोने चले गए। अगली सुबह आदित्य उठा और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुआ। जीजू भी तैयार थे। आदित्य उनके साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। जीजू का दोस्त उसे यूनिवर्सिटी में कैशियर था। जीजू आदित्य के साथ उससे मिले।
दोनों उसके ऑफिस में थे। सामने बैठा हुआ आदमी, जिसका नाम प्रणव सिन्हा था, अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। उसने कुछ देर बाद आदित्य की ओर मुखातिब होकर कहा, मिस्टर आदित्य व्यास, फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेसन कि तुमने इंट्रेंस में टॉप किया। थैंक यू सर, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने तुम्हारी फीस का 50% माफ़ कर दिया है। आदित्य ने सुना तो खुश हो गया। उसकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो गई। उसने जीजू की ओर देखा तो जीजू मुस्कुरा दिए। प्रणव ने आगे कहा, बची आधी फीस तो सोमित के रेफरेंस से पेंडिंग में डाल दी। तुम धीरे धीरे करके वो दे सकते हो। यूनिवर्सिटी वालों से मैं बात कर लूँगा। थैंक यू सो मच सर, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू सो मच। अब अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, प्रणव ने कहा और कुछ पेपर्स आदित्य को थमाकर आगे कहा, ये कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशन हैं, इन्हें पढ़ लेना और सिग्नेचर करके रूम नंबर 109 में जमा करवा देना। वहाँ से तुम्हें तुम्हारा आईडी कार्ड मिल जाएगा। वेलकम इन द यूनिवर्सिटी। आदित्य ने पेपर लिए और प्रणव से हाथ मिलाकर कहा, थैंक यू सो मच सर। आदित्य तुम चलो, मैं आता हूँ। जीजू ने आदित्य से कहा तो आदित्य बाहर चला आया और वहाँ पड़ी बेंच पर बैठकर पेपर्स पढ़ने लगा। प्रणव उठा और जीजू के पास आया तो उन्होंने एक लिफाफा निकालकर उसे देते हुए कहा, थैंक्स यार, तूने मेरे लिए ये सब किया। दोस्ती भी मानता है और थैंक यू भी बोलता है। तूने अपने रिस्क पर जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। अब आदित्य आराम से अपना सपना पूरा कर पाएगा। मैंने क्या किया भाई, मुझे तो फीस के पूरे 3 लाख मिले हैं। बस एक छोटा सा झूठ ही तो कहा है मैंने, वो भी तुम्हारे कहने पर एक बात समझ नहीं आई, तो ये पैसे उसे भी तो दे सकता था ना। अगर मैं सामने से उसकी मदद करता तो वो कभी नहीं लेता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और प्लीज़ भूल से भी उसके सामने सच नहीं आना चाहिए। डोंट वरी यार, मैं ध्यान रखूंगा। पर तू अपने रिश्तेदार के लिए इतना सब क्यों कर रहा है, प्रणव ने कहा। रिश्तेदार नहीं है, बेटा है वो मेरा, जीजू ने विश्वास भरे शब्दों में कहा तो प्रणव झेप गया और कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है। जीजू ने प्रणव से हाथ मिलाया और बाहर आ गए। बाहर आदित्य बेंच पर बैठा पेपर्स में नजरें गड़ाए बैठा था। जीजू उसके बगल में आकर बैठे और कहा, खुश हो? हाँ तो फिर चलो, आईडी कार्ड लो अपना। आदित्य और जीजू रूम नंबर 109 के सामने आए और आदित्य अंदर जाकर अपना आईडी कार्ड और टाइम टेबल ले आया। अगले दिन सुबह 8 बजे से उसकी क्लास स्टार्ट थी। दोनों कॉलेज से बाहर आए। उनके बाहर निकलते ही गेट पर खड़े आदमी ने फ़ोन किया और कहा, सर उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और पता चला है कि उसकी आधी फीस यूनिवर्सिटी वालों ने माफ़ कर दी है। ठीक है, सामने वाले आदमी ने जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। जीजू ने आदित्य को घर छोड़ा और खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गए। घर आकर आदित्य ने खाना खाया और बैठकर अखबार देखने लगा। अखबार में एक ऐड पर आदित्य की नज़र रुक गई, जिसमें लिखा था, डोमिनोज में काम करने के लिए अर्जेंट लड़के की ज़रूरत है। नीचे उस जगह का एड्रेस लिखा था। आदित्य सोचने लगा, यहाँ मुझे 3 साल रुकना है और ऐसे में अपने निजी खर्चे के लिए मैं दियो जीजू को कैसे परेशान कर सकता हूँ। आई थिंक मुझे ये जॉब देखना चाहिए। प्रणव सर को बाकी की फीस भी देनी है, पापा से हेल्प नहीं ले सकता, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा घर से था। दिल्ली आने के बाद आदित्य ने घर वालों से बात नहीं की थी। उसने फ़ोन उठाया और सबसे बात की। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। पापा ने उसे पैसे भेजने के बारे में पूछा तो आदित्य ने मना कर दिया। उनसे बात करके आदित्य तनु को बोलकर बाहर चला गया।